Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. You all are fine at your place. With this, let's begin with today's session that deals with the articles that are associated with 27th of August. Now we'll have a quick glimpse of what we will be covering today. आर्टिकल्स आपके सामने हैं, मैं फटाफट से बताती हूँ कि कौन से जीएस पेपर 3, 1, 2 से अगर मेंस के लिए कोई है तो और प्रीलिम्स के लिए है तो सारे ही हैं इस टाइम पे. दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि फटाफट से जाके अपनी अटेंडेंस मार्क करो बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. और दूसरा कमेंट सेक्शन आपके पास है, सेशंस कैसे लगते हैं वो ज़रूर बताया करो. आई डू रीड योर कमेंट्स एंड इट फील्स ग्रेट जब आप बताते हो कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं. तो प्लीज़ डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक्स. Now moving to what we will be doing today, here is the list. क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करेंगे. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी मतलब रिपीटेडली न्यूज़ में रहता है और यूपीएससी यहाँ से काफ़ी सवाल पूछ सकती है. किसी लैंग्वेज को कैसे आप डिफाइन करते हो कि ये क्लासिकल लैंग्वेज है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, वो सारी डिस्कशन होगी. क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं वो सब कुछ. फिर हम बात करेंगे एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की. जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो और प्रीलिम से भी. और एक H1N1 इन्फ्लुएंजा के बारे में, वुलर लेक के बारे में पढ़ेंगे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विल डिस्कस, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इन डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस होगी. एंड विल टॉक अबाउट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जीएस पेपर 2 से यू कैन कनेक्ट इट विद. शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट टेकिंग एनी टाइम. देयर यू गो विद द फर्स्ट आर्टिकल. हाल ही The Centers for Promotion of Classical Telugu, Odia, Kannada and Malayalam have demanded autonomy for their proper functioning. मतलब ये कि जो सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन सभी क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, उन्होंने ये डिमांड करी है, उन्होंने मांगा है फॉर मोर इंडिपेंडेंस. वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके मतलब इफ़ यू हैव मोर ऑटोनमी तो आप ज़्यादा ऑपरेशंस अच्छे से कर पाओगे एंड यू कैन वर्क मोर इफेक्टिवली ऑल्सो, राइट. तो हमारे लिए क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्टेक्स्ट में. अब अभी करंटली जो क्राइटेरिया है कि अच्छा इस लैंग्वेज को आप डिक्लेयर कर सकते हो एज क्लासिकल लैंग्वेज, ये कुछ पैरामीटर्स हैं. इसके बेसिस पे आप ऐड करते हो कि ये लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज है या नहीं. पहली बात तो उस लैंग्वेज की एक लॉन्ग हिस्ट्री होनी चाहिए, बहुत पुरानी, विद हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट 1500 to 2000 ईयर्स. और एंशियंट टेक्स्ट के अंदर इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड ऑल्सो. पहला क्राइटेरिया है. दूसरा क्राइटेरिया है इट शुड पोजेस अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर. मतलब वो लैंग्वेज जो है इट शुड हैव अ लॉट ऑफ ओल्ड राइटिंग्स या ऐसी लिटरेचर्स जो आज मतलब दैट यू कंसीडर इंपॉर्टेंट, दैट यू कंसीडर वैल्यूएबल, राइट. तो एंशियंट लिटरेचर होना चाहिए उस लैंग्वेज में. फिर बात आती है द लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ द लैंग्वेज शुड बी ओरिजिनल. वो आप किसी और कम्युनिटी या अनदर स्पीच कम्युनिटी से बोरो नहीं किया होना चाहिए. आपका जो लैंग्वेज का लिटरेचर है इट शुड बी यूनिक, इट शुड नॉट बी कॉपीड, इट शुड नॉट बी बोरोड फ्रॉम द अनदर लैंग्वेज. एंड लास्ट, द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मॉडर्न फॉर्म, पोटेंशियली शोइंग अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स. बेसिकली वो बोल रहे हैं अपने मॉडर्न वर्जन के कंपैरिजन में क्लासिकल लैंग्वेज शुड बी डिफरेंट. मतलब इट शुड बी शोकेसिंग दैट इट हैज चेंज ओवर टाइम और दैट कि मॉडर्न लैंग्वेज जो है इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ द ओरिजिनल वन. तो ये क्राइटेरिया है जो इंश्योर करता है कि लैंग्वेज जो है जिसका रिच एक एंशियंट कल्चरल हेरिटेज होगा, दैट इज डिस्टिंक्ट, दैट इज सिग्निफिकेंट, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे मैं इस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करती हूँ. करंटली हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया कि अच्छा उनका एंशियंट लिटरेचर है, वैल्यूएबल बुक्स हैं, पुरानी है, एक हिस्ट्री है, मॉडर्न फॉर्म से डिफरेंट है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑल्सो. तो आप बोलोगे कि क्या मुझे ये साल भी पता होने चाहिए. देखो एक जनरल टाइमलाइन तो आपको पता होनी चाहिए कि 2004 में तमिल को आपने क्लासिकल लैंग्वेज ऐड किया, फिर संस्कृत को 2005 में, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ा दोनों ऐड हुई, मलयालम 2013 में और उड़िया लास्ट जो 2014 में ऐड हुई है, राइट. सो दिस यू हैव टू नो. क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स हैं कि मैं इस लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस दे रही हूं. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
ऑफर करती है सेवरल बेनिफिट्स ताकि आप उस लैंग्वेज को सपोर्ट करो, प्रमोट करो। हर साल 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स उन स्कॉलर्स को दिए जाते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं इन द क्लासिकल लैंग्वेज। सो 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स एनुअली उन स्कॉलर्स को दिए जाते हैं of eminence in this particular language, classical language. दूसरा, एक स्पेशल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज। इट इज सेट अप टू फोकस ऑन रिसर्च, फोकस ऑन स्टडी दैट इज रिलेटेड टू क्लासिकल लैंग्वेज। एक ये फायदा है। लास्ट फायदा है यूनिवर्सिटी सपोर्ट। बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज ग्रैंड कमीशन है, इट इज आस्क्ड टू क्रिएट अ स्पेशल पोजीशन, प्रोफेशनल चेयर्स इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये पोजीशंस हैं उन एक्सपर्ट्स के लिए वेयर यू टीच, वेयर यू प्रमोट द क्लासिकल लैंग्वेज। सो ये बेनिफिट्स हैं दैट हेल्प्स टू इंश्योर कि अच्छा वो पर्टिकुलर लैंग्वेज वो पढ़ी जा रही है, वो प्रिजर्व्ड है, वो सेलिब्रेटेड होती है आज के टाइम पे भी। सो दैट इज द बेनिफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि गुजरात के अंदर इस पर्टिकुलर सिंड्रोम के केसेस में एक सडन इंक्रीज देखने को मिला है और द राइज इन द केसेस इट हैज कॉज्ड हेल्थ इमरजेंसी, बच्चों को इफेक्ट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन हैज लेड टू डेथ ऑफ सेवरल पीपल ऑल्सो। तो एक सीरियस कंसर्न है इस टाइम पे स्पेसिफिकली फॉर गुजरात। क्या है एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले क्या होता है ना, आपको बहुत तेज बुखार होगा, देन मतलब द वन हु इज अफेक्टेड बाय इट, दैट पर्सन माइट गेट अ वेरी हाई टेम्परेचर, अ हाई फीवर, सीजर्स, फिट्स, देयर मेंटल स्टेट में चेंज, दे मे नॉट एक्ट और दे मे नॉट थिंक नॉर्मली ऑल्सो, कन्फ्यूजन वाली स्टेट रहती है। एंड फिर बाद में आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं दे स्टार्ट टू फेल ऑल्सो। नाउ वॉमिटिंग, डायरिया, ब्रीदिंग इश्यूज, ये सारे मतलब यू हैव दैट ट्रबल इन ब्रीदिंग एंड ब्लीडिंग होती है फ्रॉम द नोज। सो दीज आर द सिम्टम्स। ठीक है, वॉमिटिंग, डायरिया, एवरीथिंग। नाउ द डायग्नोसिंग ऑफ दिस सिंड्रोम इट इज ट्रिकी। क्यों? क्योंकि ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूं दे आर सिमिलर टू अदर डिसीजेज ऑल्सो, लाइक CHPV, लाइक जैपनीज एंसेफेलाइटिस, मेनिंगिटिस। सो यहां पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू क्विकली फिगर आउट कि व्हाट इज कॉजिंग दिस इलनेस। तो क्योंकि सिम्टम्स भी ऐसे हैं मे बी। अब गुजरात के अंदर जो ये आउटब्रेक हो रहा है ऑफ दिस एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, इस डिसीज के चलते इट हैज स्प्रेड टू, जो स्टेट में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 26 में तो स्प्रेड हो चुका है दिस आउटब्रेक गुजरात में, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, दोनों। 6 मेजर सिटीज हैं इन द स्टेट दैट रिपोर्टेड द केसेस विद सम पेशेंट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है सिर्फ गुजरात में है, कुछ पेशेंट्स जो नेबरिंग स्टेट्स हैं गुजरात के साथ लगती हुई, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, वहां पर भी यू विल सी नियर बाय स्टेट्स ऑल्सो। सो 6 मेजर सिटीज that reported the cases and कुछ patients they even come from these nearby states also for treatment in Gujarat। पहला केस जो है 4 साल की लड़की थी from the Aravali district, वहां हुआ, she passed away। देखो as of 19th August 2024 गुजरात के अंदर अभी 178 केसेस हैं इसके with 78 डेथ, और जो मैं डेथ बता रही हूं उसमें से 28 बच्चों की जान गई है that were tested positive for CHPV also, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप में देखो कहाँ है ये लेक, वुलर लेक। न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये जो लेक है इट इज ग्रेजुअली गेटिंग फिल्ड विद सिल्ट, राइट? क्योंकि पानी जो है फ्रॉम नियर बाय स्ट्रीम्स दे आर कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स दैट इट इज कैरिंग अ लॉट ऑफ सिल्ट विद इट। जैसे जैसे सिल्ट एक्यूमुलेट हो रही है लेक के अंदर, इट इज कॉजिंग द लेक टू, मतलब इट इज बिकमिंग शैलोअर, यू कैन से लेस हेल्दी, इट इज अफेक्टिंग इट्स नेचुरल स्टेट। तो ये लेक जो है ये इंडिया की बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये इंडिया की। कौन सी लेक है? वुलर लेक। अब ये लेक में कौन सी नदी का पानी है? झेलम नदी। एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है।
बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर ये पड़ती है. इट लाइज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1580 मीटर्स ऑन द फुटहिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये स्प्रेड है. 24 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10 किलोमीटर इसकी ब्रेड्थ है. एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज के चलते दिस लेक बेसिन वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इट. ठीक है, तो यहाँ से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है क्या ऐसा होता है बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी लेक बेसिन्स बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं. नाउ ऐसा बोला जाता है कि ये रेमिनेंट है ऑफ सतीसर लेक जो कि पहले एंशिएंट टाइम्स में एग्जिस्ट करती थी. नाउ दिस लेक ऑल्सो हैज स्मॉल आइलैंड इन इट सेंटर जिसका नाम है ज़ैनालंग. ये आइलैंड जो है इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग ज़ैनुल अबिदिन. ठीक है, 1990 में रामसर कन्वेंशन के अंडर इसको डेजिग्नेट किया गया एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. ऑल्सो रामसर कन्वेंशन से यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चंस पूछती है. इंपॉर्टेंट है ये रामसर कन्वेंशन. नाउ अच्छा, इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं, कहाँ पर हैं? रामसर साइट्स बेसिकली, सॉरी, कितनी रामसर साइट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. क्या रिसेंटली कोई 3 ऐड हुई हैं या नहीं हुई हैं? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. हमने पीछे न्यूज़ में पड़ा हुआ है. अब ये जो वुलर लेक है ये जगह अपने आप में इम्पॉर्टेंट है. एक ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर बर्ड्स, फॉर स्टैगिंग, फॉर ब्रीडिंग एंड ड्यूरिंग विंटर ऑल्सो. सो दिस लेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सर्दियों के टाइम पे भी बर्ड्स लाइक जैसे ब्लैक ईयर्ड काइट है, यूरेशियन स्पैरो हॉक, बर्ड्स के नाम दिए गए हैं. हिमालयन गोल्डन ईगल है, कॉमनली आपको इस लेक के आसपास देखने को मिलेंगे. फिश के लिए बहुत क्रूशियल है ये लेक. मतलब दिस लेक इज प्रोवाइडिंग अबाउट 60% ऑफ द स्टेट्स टोटल फिश प्रोडक्शन, तो वो यहाँ से हो रही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. H1N1, यहाँ से भी यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है मैच द फॉलोइंग के तरीके से. Now H1N1 is in news because जुलाई 2024, by the end of जुलाई 2024 इंडिया के अंदर 9,000 से ज़्यादा केसेस हुए हैं H1N1 के. स्वाइन फ्लू है जिसके चलते 178 पीपल डाइड ऑल्सो. H1N1 इन्फ्लुएंजा ए, जिसको स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं, इट इज़ अ सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस. फ्लू वायरस है, स्वाइन फ्लू बोलते हैं. स्वाइन फ्लू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट कम फ्रॉम पिग्स, स्वाइन, राइट. बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है. अच्छा, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? अगर कोई किसी को है तो क्या आप उससे आपको हो सकता है? हो सकता है. व्हेन दे कफ, व्हेन दे स्नीज, व्हेन दे टॉक, तो ट्राइनी जो ड्रॉपलेट्स हैं विद दैट वायरस दे कैन बी रिलीज इनटू द एयर, तो वहां से इट कैन स्प्रेड ऑल्सो. इसका ट्रांसमिशन हो सकता है. नाउ इफ यू हैव H1N1 यू कैन स्प्रेड इट टू द अदर्स. कॉन्टेजियस पीरियड भी है इसका. व्हेन दिस वायरस इज कॉन्टेजियस फ्रॉम द डे बिफोर सिम्टम्स अपीयर अंटिल अबाउट 4 days आफ्टर दे स्टार्ट. बेसिकली वो बोल रहे हैं you will continue to be contagious for about 4 days after you start showing symptoms. बट कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि स्पेशली बच्चों के अंदर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, यू कैन स्प्रेड द वायरस फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑल्सो. अब इसके अंदर क्या होता है ना, लोग भी और पिग्स भी, दे आर बोथ आर इन्फेक्टेड. इंडिया के अंदर पहला केस H1N1 का आया था 2009 में, जिसके चलते वायरस हैज कॉज सेवरल आउटब्रेक्स. और अभी 2021, 22, 23 के अंदर तो काफी नंबर इसका बढ़ा है. करंट सिनेरियो देखो तो पंजाब में 41 डेथ, केरला में 34, गुजरात में 28. मतलब ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनका हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है. कुछ केसेस दिल्ली, गुजरात, केरला के अंदर, मतलब ये जो है यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट किए गए हैं. वही बता रहे हैं कि 2002 के कंपैरिजन में मतलब कितनी डेथ हुई, एक जनरल एक कंपैरिजन किया हुआ है. लेकिन यूपीएससी आपसे ऐसे 2002 में कितनी हुई, 2001 में कितनी हुई ऐसे नहीं पूछेगी. बट यू शुड हैव अ रफ स्केच इन योर माइंड. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में पढ़ना है. क्यों पढ़ना है? अच्छा, एक चीज़ और, ये जो सेशंस आप देख रहे हो दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना. इसको देखने के लिए ₹1 भी आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है. बट द कंटेंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इट इज ऑफ द सेम क्वालिटी. अगर आप इसी सेशन को देखने के लिए 10,000 15,000 दे रहे हो तब आप और ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हो, डेली सेशन देखते हो, सीरियसनेस और बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पैसा लग जाता है.
तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म पे भी बाकी मेंटर्स भी आपको पढ़ा रहे हैं, दे आर गिविंग यू द बेस्ट ऑफ कंटेंट, बेस्ट ऑफ नॉलेज, बेस्ट ऑफ क्वालिटी सेशंस मिल रहे हैं. सो प्लीज बी कंसिस्टेंट विद द सेशंस. और डेली करंट अफेयर्स के साथ तो यू हैव टू. एक दिन आके 4 दिन गायब होते जा रहे हो, सो वो नहीं चलेगा, उसका कोई फायदा ही नहीं है. अगर यही बोल रही हूँ, अगर यही कोर्स में एडेड हो जाता तो आप डेली देखते, तो वो गलती मत करो. फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो उसकी वैल्यू को समझो, उतना ही इक्वली रेलिवेंट है, सेम क्वालिटी के साथ दिया जा रहा है. सो बी कंसिस्टेंट विद दैट. डू शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. लेट अदर्स नो अबाउट इट. एज आई हैव ऑलरेडी सेड, कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी दे सकते हो. और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन दैट गेट्स पब्लिश्ड. ठीक है, आगे बढ़े. अब न्यूज में यह है कि हाल ही यूनियन होम मिनिस्टर ने रिसेंटली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक जोनल ऑफिस छत्तीसगढ़ में रायपुर के अंदर इनॉग्रेट किया है. तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनसीबी के बारे में. ठीक है, चलिए जस्ट अ मिनट. या इट इज अ नोडल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है. मतलब गवर्नमेंट की मेन गवर्नमेंट एजेंसी है बेसिकली, जो ड्रग रिलेटेड इश्यूज होते हैं उससे डील करती है. होम अफेयर्स के अंदर आती है. 14 नवंबर 1985 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर एन एक्ट. अब यहाँ पर अंडर द प्रोविजंस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985. इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है. एनसीबी exercises the powers and functions of central government for taking measures with respect to, ये मैं आपको अभी बताती हूँ. Now सवाल ये आ रहा है कि what does NCB do? First of all, NCB helps to organize, to manage the drug control efforts across different regions, agencies. ये इंश्योर करती है कि जो लॉज हैं दैट आर रिलेटेड टू ड्रग्स, जैसे कि अपना ये NDPS एक्ट है, दे आर बीइंग फॉलोड. Beside this act, it also work with laws like Customs Act and Drugs and Cosmetics Act to enforce drug related regulations. तो ये उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. ठीक है. Now, implementation of the obligation in respect of countermeasures against illicit traffic under the various international conventions and protocols that are in force at present. ये क्या लिखा है मैं आपको सिंपल बता देती हूँ. NCB क्या करती है उसी के अंदर ये है. NCB इंश्योर करती है कि इंडिया फॉलोज इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑल्सो, रूल्स ऑल्सो दैट आर रिलेटेड टू ड्रग ट्रैफिकिंग. राइट. फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द एग्रीमेंट, बेसिकली इंडिया इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं दैट इट मे ज्वाइन इन द फ्यूचर ऑल्सो. सो फॉलोइंग द इंटरनेशनल रूल्स, NCB का यहाँ पर भी एक रोल आता है. दूसरा, NCB हेल्प करती है बाकी कंट्रीज को भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी, कि साथ में काम करते हैं ताकि वी स्टॉप इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग. जो भी ग्लोबल एफर्ट्स हैं जो चल रहे हैं कि यू प्रिवेंट ड्रग स्मगलिंग, यू टैकल ड्रग स्मगलिंग, तो उसमें वो ग्लोबल एफर्ट्स में भी NCB सपोर्ट करती है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं हो. सो इट हेल्प्स अदर कंट्रीज ऑल्सो, अदर इंटरनेशनल ग्रुप्स ऑल्सो. सो इट मेक श्योर कि इंडिया कीप्स अप विद दिस ग्लोबल रूल्स एंड about these stopping these illegal drugs, and it also help other countries and other global groups also to work together to fight the drug smuggling and its use everywhere. सबके साथ में काम करते हैं. ठीक है. बाकी जो गवर्नमेंट की हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ भी NCB कोऑर्डिनेट करती है दैट डील्स विद द ड्रग अब्यूज. तो मेक श्योर कि एवरीवन इज वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली टू टैकल द ड्रग प्रॉब्लम्स. बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस आप बोल सकते हो. अब NCB के अलग अलग ऑफिसेज हैं अलग अलग रीजन्स के अंदर. ये जोनल ऑफिसेज क्या करते हैं? अभी एक और जोनल ऑफिस इनॉग्रेट कर दिया हमने. क्या करते हैं जोनल ऑफिसेज? इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अबाउट द ड्रग्स दैट हैव बीन कॉन्फिस्केटेड. दे स्टडी द पैटर्न, द ट्रेंड दैट इज रिलेटेड टू ड्रग ट्रैफिकिंग. दे लुक एट कि हाउ दीज ड्रग ट्रैफिकर्स ऑपरेट, क्या इनके मेथड्स हैं, दे अंडरस्टैंड दैट. दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज.
फिर वो बाकी इन्फॉर्मेशन अब दूसरी एजेंसीज के साथ भी शेयर करते हैं, राइट? एंड दे वर्क क्लोजली विद द कस्टम ऑफिशियल, स्टेट पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सो दैट यू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग. दैट इज द सिंपल फंडा ऑफ इट. ठीक है, चलिए मूविंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन, हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की. नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले वो बता देती हूँ. हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एश्योर किया है कि प्रोजेक्ट क्या है, आई टेल यू, कि ये जो प्रोजेक्ट है इट विल नॉट डिस्प्लेस और इट विल नॉट डिस्टर्ब द इंडिजीनियस ट्राइब्स जो वहां रह रहे हैं. And that due consultations with the tribal councils were conducted. तो basically they have promised, और simple terms में अगर आप कहें तो they have assured, they have guaranteed something कि कोई displacement, कोई disturbance नहीं होगी, कोई उन्हें दिक्कत नहीं होगी. They will not be forced to leave their land, right? And before starting this project also they talked with the leaders or representatives of the tribal communities to get their input, to ensure their concerns were addressed also. तो हम यहाँ पर ना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की इन डिटेल डिस्कशन करते हैं. अब ये जो आपका आर्टिकल है दो पहलू से देखना है, एक ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से भी, जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से. ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कहाँ पड़ता है, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कैम्पबेल बे कहाँ है, गलाथिया नेशनल पार्क कहाँ है, ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस प्रोजेक्ट. एक मल्टी डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जिसका मकसद क्या है कि जो आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो. एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे पड़ता है, सदर्न एंड पे पड़ता है ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो आप हर पहलू से देखो तो ये आपके लिए मतलब ऑब्वियसली क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है तो ऑब्वियसली मल्टी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पर चले हुए हैं. 2022 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इट वॉज क्लियर बाय दिस मिनिस्ट्री, इस प्रोजेक्ट को क्लियर किया, पास किया. एंड इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ब्रॉडर स्ट्रैटेजी कि इस पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि सदर्न एंड पे पड़ता है, इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस रहेगी यहाँ पर, मतलब रहेगी मतलब बढ़ेगी यू कैन से, और इंफ्रास्ट्रक्चर इस रीजन के अंदर भी और बढ़ेगा. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड ओवर 30 ईयर्स, एक फेज्ड मैनर में चल रहा है क्योंकि बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर. आपके जो आस पड़ोस के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं उसको काउंटर करने के लिए पहले तो ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है, तो इसका एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है. अब कौन कर रहा है एक्सपेंशनिस्ट एक्टिविटीज? वो चाइना, राइट? पहली बात. दूसरी बात, जो इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं उसको सेफगार्ड कर रहे हो आप, कोई भी लीगल एक्टिविटीज नहीं हो ये इंश्योर करना, लाइक पोचिंग बाय द फिशर्स. सो पहला ऑब्जेक्टिव है. दूसरा, ये प्रोजेक्ट की वैल्यू है 72,000 करोड़. यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल हो गया, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया जो कि मिलिट्री और सिविलियन फंक्शंस दोनों करेगा, टाउनशिप डेवलपमेंट हो गई, ये सब पावर प्लांट हो गया, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो 72,000 करोड़ इतना अमाउंट जो है इसका, इसकी जो प्रोजेक्ट की वर्थ है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी पार्ट्स आ जाते हैं, चाहे वो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल हो, एयरपोर्ट हो, टाउनशिप डेवलपमेंट हो, मतलब या क्रिएटिंग न्यू टाउन्स एंड रेजिडेंशियल एरिया फॉर द पीपल टू लिव टू वर्क. नया एयरपोर्ट मिलिट्री और सिविलियन पर्पसेस दोनों को सर्व कर रहा है. जो टर्मिनल है एक मेजर पोर्ट फैसिलिटी हो गई जहाँ पर कार्गो शिप्स दे कैन ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन शिप टू अनदर. ऑल्सो पावर प्लांट है दैट विल यूज गैस एंड सोलर एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसमें. लास्टली लेट्स टॉक अबाउट ग्रेट निकोबार आइलैंड, उसका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव. अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में सदर्न मोस्ट आइलैंड है ग्रेट निकोबार. 10 डिग्री चैनल से अंडमान आइलैंड से ये सेपरेटेड है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर अंडमान आइलैंड्स बाय दिस 10 डिग्री चैनल. इंडोनेशिया के काफी पास पड़ जाता है इसका जो सदर्न टिप है. सदर्न टिप को आप इंदिरा पॉइंट बोलते हो.
इट इज़ ऑल्सो होम टू इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है. दैट इज लोकेटेड, मतलब इंडोनेशिया के हिसाब लगाओ लेस देन 150 किलोमीटर अवे, इतना पास पड़ रहा है ये. यहाँ पर आपको फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, साल भर ग्रीन रहते हैं. माउंटेन रेंजेस हैं दैट राइज अप टू 650 मीटर्स. 2 नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जो भी मैंने आपको बताया भी सही. लेदरबैक सी टर्टल एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसको सपोर्ट करते हैं. ट्राइब्स की बात हुई थी ना, तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनको इम्पैक्ट पड़ता वो है, एक तो यहाँ पर इट इज होम टू शोम्पन ट्राइब्स और एक निकोबारीज. शोम्पन एक स्मॉल हंटर गैदरर ट्राइब है, मतलब लगभग लगा लो 237 पीपल हैं. और निकोबारीज एक लार्ज ग्रुप है, 1000 के आसपास, 1100 निकोबारीज जो हैं वो वहाँ रहते हैं. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है, इट प्लान्स टू टेक अवे 84 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ दिस ट्राइबल रिजर्व. इट विल अफेक्ट वेयर द ट्राइब्स लीव, देयर वे ऑफ लाइफ. तो दिस प्रोजेक्ट, अब ना हर चीज़ हम देखते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, अपनी प्रेजेंस होगी, चाइना को हम काउंटर कर सकते हैं, लेकिन आप इसके इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस देखो. दिस प्रोजेक्ट विल लीड टू क्लियरिंग अबाउट 13,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट. मतलब लगभग 15% ऑफ द आइलैंड्स टोटल फॉरेस्टेड एरिया, वो देखो आप, वो आप एरिया अफेक्ट हो रहा है, वहां डिफॉरेस्टेशन होगी. 64 लाख ट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू बी कट डाउन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. तो ये इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है. हालांकि ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है, ये जो एरिया है, यहाँ पर अर्थक्वेक भी इट हैपन्स फ्रीक्वेंटली. 2004 के अंदर 9.2 का रिचर स्केल का अर्थक्वेक जो है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर आया था, पावरफुल अर्थक्वेक था. तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ऐसा बड़ा अर्थक्वेक तो नहीं होगा यहाँ पर, बट हाँ छोटे अर्थक्वेक दे आर एक्सपेक्टेड टू अकर मोर ऑफन ऑल्सो. सो earthquake risk भी है. and this project will use the, see we have to use special building codes ताकि you ensure कि structures are safe, people are safe, right? So this was all about Great Nicobar project. I hope you understood everything. If you still have any doubt, you can ask me in the comment section. This was a lengthy article because I discussed every point associated with it, right? Do share your feedback in the comment section. Do mark your attendance by liking this lecture. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning. All the best. Thank you.